गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने आपको लास्ट लेक्चर में पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी क्यूबिक सेंटर आपको पढ़ाया था। तीनों लेक्चर में हम आपको तीनों पढ़ा चुके हैं, सिंपल, फेस क्यूबिक सेंटर और बॉडी क्यूबिक सेंटर, यानी कि एफसीसी और पीसीसी। अब इसी चैप्टर का बिल्कुल नया टॉपिक है, डेंसिटी निकलवाएंगे हम लोगों आपको। अच्छा, डेंसिटी पर क्या होता है कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है डेंसिटी में। नीट आईआईटी का जो एग्जाम होता है इस पे एक न्यूमेरिकल आता है, तो उस न्यूमेरिकल को करने से पहले आपको एक डेंसिटी का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यानी कि एक छोटा सा डेरिवेशन आपको समझना होगा। और छोटा सा ही टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस आप उसको ध्यान से बड़े आराम से लिखिएगा और अपने नोटबुक में नोट करते रहिए और ध्यान से समझिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले हम डालते हैं, देखिए डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल ऑफ एलिमेंट के लिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, यानी कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल ऑफ एलिमेंट के लिए कैलकुलेट हमें सबसे पहले करना है फ्रॉम इट्स एज, है ना। देखिए ध्यान से बच्चों, हमारे पास सबसे पहले ये एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। लास्ट टर्म में आपने देखा होगा, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में हम नंबर ऑफ स्फीयर यानी कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट कर चुके हैं, और आपने देखा होगा इनका पैकिंग एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर चुके हैं, और एज लेंथ भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। आपको मालूम है क्यूब की एज ए, ये भी मैंने ए सेंटीमीटर और ये भी ए सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों बराबर होती हैं क्यूब की। बात क्लियर। देखिए सपोज एज, लेंथ ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू स्मॉल ए। देखिएगा स्मॉल ए हम कैलकुलेट कर चुके हैं, सिंपल के लिए भी, बीसीसी के लिए भी और एफसीसी के लिए भी, और हम सब डेरिवेशंस में हमने देखा स्मॉल ए ही मान के चलते हैं हम एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल बच्चों। ठीक है जी, यानी कि ए सेंटीमीटर मान लीजिएगा, न्यूमेरिकल में आपको पिकोमीटर में देगा, हम पिकोमीटर को सेंटीमीटर में ले आएंगे और जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। ठीक है। देखिएगा, आपने पढ़ा है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल पढ़ा आपने, इसको हमने Z मान लिया। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हम इसमें Z मान के चलते हैं बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिएगा एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कैपिटल M, जिसके लिए हम डेंसिटी निकालनी है, उस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो हम कैपिटल M मान के चलते हैं। देखिए हमें निकालना है डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। तो देखिए बच्चों, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल यही कैलकुलेट करना है। आपको मालूम है क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। दिस इज मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, ये डायग्राम ड्रॉ किया, एज लेंथ ए है, इसी की हेल्प से हमें डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करना है फॉर एन एलिमेंट। एक न्यूमेरिकल जरूर आपके आईआईटी और नीट के क्वेश्चन में आता है।
देखिए मेरा एक कोशिश रहती है कि आप लोगों को बड़े आराम से धीरे धीरे पढ़ाऊं, टॉपिक वाइज पढ़ाऊं। पूरे चैप्टर को मैं ये 10-12 लेक्चर में डिवाइड किया है। 10-12 लेक्चर में मैं आपको पूरा चैप्टर ठीक से समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। और आप अपनी नोटबुक पे ये नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, आपको इधर उधर कहीं कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, ठीक है ना। और इसके बाद फिर हम धीरे धीरे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे और आईआईटी नीट लेवल के लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड के हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। कम से कम इस चैप्टर पे हम 100-150 प्रॉब्लम करेंगे, जिससे आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट ठीक से हो जाए। तो देखिए एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैपिटल एम, जिसके लिए हम निकालेंगे डेंसिटी का फार्मूला आप जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए ध्यान से, अगर मेरे पास मास ऑफ यूनिट सेल आ जाए और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ जाए तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो मुझे सबसे पहले निकालना है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आपको मालूम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है क्या? क्यूबिकल स्ट्रक्चर है। और वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। यानी हम ये मान के चले ए सेंटीमीटर, देखिए ध्यान से आप, ए सेंटीमीटर इंटू ए सेंटीमीटर इक्वल टू ए की क्यूब सेंटीमीटर की क्यूब। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया ए की क्यूब। बात क्लियर? अब हमें निकालना है मास ऑफ यूनिट सेल। अगर हमारे पास मास ऑफ यूनिट सेल आ जाए तो हम डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए मास ऑफ यूनिट सेल हम कैसे निकालते हैं बच्चों, देखिएगा मास ऑफ यूनिट सेल। देखिए हमें इस पूरे का यूनिट सेल का मास निकालना है। सबसे पहले देखिएगा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, यानी कि इस यूनिट सेल में कितने एटम हैं। तो देखिएगा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इनटू क्या, मास ऑफ वन एटम। तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, जरा ध्यान दें। यानी कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन एटम हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हमारे पास कितने हैं? जेड है। कितने बच्चों? जेड। और मास ऑफ वन एटम हम मान के चलते हैं स्मॉल एम। क्या बच्चों? स्मॉल एम मान ले। अब हमें यहां निकालना है मास ऑफ वन एटम। कैसे निकालेंगे? मास ऑफ वन एटम स्मॉल एम इक्वल टू कैसे बेटा? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, यानी कि क्या, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन एवोगाड्रो नंबर। क्या बच्चों? एवोगाड्रो नंबर। क्या लेंगे हम? एवोगाड्रो नंबर। देखिए एक बार फिर समझिए, हमारे पास ये फार्मूला डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यानी कि मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम कैलकुलेट कर चुके हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और क्यूब की लेंथ ब्रेड्थ हाइट बराबर होती है ए यानी कि ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अब मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है हमें, मास ऑफ यूनिट सेल पूरे का मास निकालना है। अब इसमें एटम कितने? एटम जेड है, टोटल नंबर ऑफ एटम जेड है इंटू एक का एटम का मास इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम, यानी कि क्या, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एंड मास ऑफ वन एटम। तो एटम ऑफ इतने हैं जेड और मास ऑफ यूनिट सेल स्मॉल एम। अब एक एटम का मास निकालना है, मास ऑफ वन एटम, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो देखिए ध्यान से, एटॉमिक मास ऑफ वन एलिमेंट कितना है? कैपिटल एम। कितना बच्चों? ये कैपिटल एम अपॉन n0। n0 क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर। बात क्लियर? तो हमारे पास आ गया स्मॉल एम, यानी कि मास ऑफ वन एटम स्मॉल एम इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? m अपॉन n0। बात क्लियर? अब मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया? देखिएगा मास ऑफ यूनिट सेल कितना बच्चों? क्या, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, यानी कि जेड
क्लियर। मास ऑफ वन एटम m कितना आया निकल के, कैपिटल M अपॉन n0। क्लियर। अब देखिए मेरे ये वैल्यू मेरे पास आ गई, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया, ये दोनों वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल यानी कि रो इक्वल टू क्या बच्चों, रो इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल कितना, Z इंटू m अपॉन n0 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना बेटा, a की पावर 3। तो ये a की पावर 3, तो ये आ गया रो इक्वल टू Z इंटू m अपॉन a की पावर 3 इंटू n0। क्लियर, समझ में आ गया आपको। देखिए ध्यान से, वेयर हमें कुछ चीजें देखनी है, जरा ध्यान देना। जो रो है वो ध्यान रखना, वो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में कैलकुलेट होगा, आपको गिवन भी होगा। जेड क्या है आपको मालूम है, जेड क्या बेटा, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, और ये आप पढ़ चुके हो। ये सिंपल के लिए कितना आता है, ये सिंपल के लिए आता है बच्चों 1, ये बीसीसी के लिए कितना आता है 2 आता है, और एफसीसी के लिए कितना होता है ये 4 होता है। ये आपको हम लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट करना सिखा चुके हैं, बात क्लियर। n0 क्या है, एवोगाड्रो नंबर, आप जानते हो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है, बात क्लियर। m आपको गिवन होगा, मोलर मास आपको गिवन होगा। अच्छा a क्या है, एज लेंथ, क्या बच्चों, एज लेंथ, a क्या है, एज लेंथ। एज लेंथ को आप इसमें लेंगे, एज लेंथ आपको सेंटीमीटर में भी मिल सकता है, पी को मीटर में भी मिल सकता है। ये हम क्वेश्चन की सिचुएशन को देख के इसको एक दूसरे में चेंज कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए एक बार फिर समझिए आप लोग, हमें निकालना है डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ किया आपने, तो इसमें ये एज लेंथ ए, बात क्लियर। सपोज एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ए सेंटीमीटर, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल Z, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कैपिटल M मान लिया हमने। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, सबसे पहले वॉल्यूम निकाला यूनिट सेल का, लेंथ ब्रेड्थ हाइट a की पावर 3 आ गया। फिर मास ऑफ यूनिट सेल, ये मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है, इस पूरे का मास निकालना है। तो पूरे का मास आप कैसे निकालेंगे, क्या इसमें जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, सब कितने हैं एटम्स, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल यानी कि Z, और मास ऑफ वन एटम यानी कि स्मॉल m, और स्मॉल m मास ऑफ वन एटम कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट अपॉन एवोगाड्रो नंबर, तो ये m अपॉन n0। तो ये वैल्यू अपने यहां ले ली, और इस वैल्यू को हमने इस फॉर्मूले में फिट किया, तो ये हमारे पास फार्मूला आया, बात क्लियर। तो रो इज द डेंसिटी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, बात क्लियर। देखिए ये जो फार्मूला आया ये एलिमेंट के लिए आया, आयोनिक कंपाउंड के लिए लेते हैं, जैसे NaCl हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, उसके लिए थोड़ा फार्मूले में चेंज क्या होता है, उसके लिए फार्मूला सेम रहता है, बस Z चेंज हो जाता है। आई बात समझ में, Z की वैल्यूज जैसे एलिमेंट के लिए सिंपल में 1 होती है, BCC में 2 होती है, FCC में 4 होती है। अगर यही क्वेश्चन एलिमेंट ना होके कोई कंपाउंड हो, कोई आयोनिक कंपाउंड हो, ZnS हो, NaCl हो, सीजियम क्लोराइड हो, जैसे NaCl के लिए यानी कि आयोनिक कंपाउंड के लिए Z4 होता है, सीजियम क्लोराइड के लिए 1 होता है, ZnSS के लिए भी 1 होता है, तो इस ऐसे हम लोग वो चेंज कर सकते हैं, बाकी फार्मूला सेम होता है। तो मैं समझता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो जरूर अपने मित्रों को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी बात ये बच्चों, जैसे जो भी न्यू व्यूअर्स होते हैं, जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, वो डायरेक्ट वीडियो को वॉच ना करें, डायरेक्ट ना करें। आप लोग सबसे पहले लेक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, अगर आप वास्तव में IIT और नीट के स्टूडेंट्स हैं और आप बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं, नए सिरे से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे रेगुलर लेक्चर देखिएगा आप, उसके बाद ये करिएगा। हाँ, अगर आप फाइटर हैं, 1 या 2 साल के तैयारी किए हुए हैं और डायरेक्ट आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्ट डाल के टॉपिक का नाम डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल ऑफ एलिमेंट आपको मिल जाएगा और तुरंत आप इसको डायरेक्ट देख सकते हैं। देखिए इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे आपको कुछ 10-15 न्यूमेरिकल IIT नीट लेवल के कराऊंगा, और देखिए आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद फिर इस टॉपिक पे कुछ आपको पढ़ना ही नहीं है, बात क्लियर। और ये आपका एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ चुके हैं ठीक से, मैं समझता हूँ कि एक एक पॉइंट समझ में आया होगा।
देखिए, मैं आपको इसी वीडियो में एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात बताना चाहता हूं, थोड़ा सा आपको अवेयर करना चाहता हूं कि जैसे कि मैंने आपको इस क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप बताया, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक बताया आपको और आप लोग समझ गए, मैं समझता हूं, ये समझ जाएंगे अब जब लोग इसको स्टडी करेंगे। लेकिन मैंने एक्चुअली में क्या हुआ कि कुछ आप लोग इसको देखना कि मैंने टॉप 10 टीचर्स की वीडियोस देखी, ऑल ओवर इंडिया टॉप 10 केमिस्ट्री टीचर्स की वीडियोस देखी और उसमें पाया मैंने कि ये क्वेश्चन सभी ने कराया। लेकिन आजकल क्या है कि बच्चों, कुछ टीचर्स अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए इस क्वेश्चन में क्या किया उन्होंने, जरा ध्यान से देखिए आप। इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया कि अब मैंने आपको ये एज लेंथ ए ली, ये ए ली, ये ए ली। उन्होंने क्या किया कि इसमें आपको पैरामीटर्स बताने शुरू कर दिए, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। इसमें उन्होंने अल्फा, बीटा और गामा, यानी कि जो एंगल अल्फा, बीटा और गामा इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं। सही बात है बिल्कुल, क्योंकि जब हम आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ाते हैं उसमें हम आपको सब बताते हैं कि किस स्ट्रक्चर में क्या एक्सिस लेंथ होती है, क्या इनके एंगल्स होते हैं, सब बताते हैं आपको। लेकिन एक बात बताइए आप, मुझे सोच के बताइए, आप स्टूडेंट्स खुद इस चीज को देखेगा कि इस पूरे क्वेश्चंस में इसका कहां यूज था। इस पूरे क्वेश्चन में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, इसका कोई यूज नहीं था। कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि क्वेश्चंस का हेफर जब कर देते हैं, बच्चे की दिमाग की दही बना देते हैं और अपनी एक सुपीरियरिटी दिखाने के लिए, अपनी नॉलेज दिखाने के लिए, अरे स्टूडेंट्स आप हमसे ज्यादा होशियार हो, हम सिर्फ एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, आप लोग 3-3, 4-4 सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं। मैथमेटिक्स का कोई बच्चा है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, आप लोग 3 सब्जेक्ट आपके माइंड में होते हैं। वैसे ही इतना हेफर जब आपका माइंड रहता है। नीट का बच्चा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी को अपने माइंड में सेट करना होता। आप तो हमसे बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं, टीचर इतना ब्रिलियंट नहीं होता जितना आप स्टूडेंट्स होते हैं। और फिर भी आपके दिमाग को टीचर अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि इस क्वेश्चंस में देखिएगा, आपको समझाया, आप पूरी वीडियो देखिएगा, उसके बाद और भी देखिएगा कि टॉप 10 टीचर्स, पूरे ऑल ओवर इंडिया के टॉप 10 टीचर ने क्या, उसमें से कुछ 80% टीचर्स ने देखा, मैंने देखा कि उन्होंने क्या किया, इसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है, एक्सिस बराबर होती है, क्यूब की एक्सिस बराबर होती है, क्यूब के एक्सिस एंगल भी ठीक है बराबर होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। लेकिन जरूरत क्या थी इनको एक्सप्लेन करने की, कोई जरूरत ही नहीं थी। जो इसमें जेड बताती तो समझ में आता है कि जेड सिंपल के लिए होता है, बीसीसी के लिए होता है, एफसीसी के लिए होता है। हाँ, जो चीज बताने वाली थी वो नहीं बताई। कौन सी बताने वाली थी, देखिए ध्यान से बच्चों, आईआईटी और नीट मैंने आपको पढ़ाया। आईआईटी और नीट में इस टॉपिक पर क्वेश्चन नहीं आता बिल्कुल भी, मैं आपको बताऊं। ये 12th एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, 12th एनसीईआरटी के 10-15 क्वेश्चंस हुए वो इससे सॉल्व होते हैं। लेकिन जब नीट और आईआईटी पे आते हैं वहां पर यहां से शुरुआत होती है। ये नॉलेज आपको होना जरूरी है। आई बात समझ में? ये मैंने आपको डेरिवेशन बताया 4 एलिमेंट, किसके लिए, 4 एलिमेंट, हेडिंग डाला मैंने 4 एलिमेंट, ठीक है ना। लेकिन नहीं, मैंने सबकी वीडियोस देखी, एलिमेंट किसी ने नहीं डाला, कोई डिस्कस ही नहीं किया, ओनली डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल बोल दिया। मैंने आपको एलिमेंट बोला और आपको वीडियो के लास्ट में देखिए, मैंने आपको कहा भी था कि जो जेड होता है, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्वेश्चन कोई आ जाता है, एलिमेंट के लिए आता है, तो ये एलिमेंट के लिए 12th लेवल का आता है क्वेश्चन केवल। लेकिन जैसे ही आप कंपटीशन लेवल पे जाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए आता है, NaCl के लिए आता है, जिसे NaCl के लिए Z4 होता है, सीजियम क्लोराइड के लिए Z1 होता है, ZnS के लिए Z1 होता है। वहां क्वेश्चन नीट या आईआईटी पे आता है, वो चीज नहीं बताई गई। मैंने 10 वीडियोस देखी टॉप 10 स्टूडेंट्स की, वो, और आप बुक्स खोलिए, कोई भी बुक्स देखिए कंपटीशन की जो सबसे हाई लेवल की हो, सारे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं पिछले PYQ देखिए आप लोग। एलिमेंट्स पे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है NaCl पर, क्वेश्चन है सीजियम क्लोराइड पर, क्वेश्चन है ZnS पर, वो नहीं बताया, वो डिस्कस नहीं किया। तो मैं आपको अवेयर कर रहा हूं, किसी टीचर की आलोचना नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। आप थोड़ा समझिए, देखिए, तब पढ़िए, बिल्कुल ब्लाइंडली फेथ मत कीजिए। व्यूअर्स देख के, सब्सक्राइबर देख के, फेम देख के ब्लाइंडली फेथ मत कीजिएगा। आपको कल डॉक्टर इंजीनियर बनना है, आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है, पेपर फुल बाय फुल ठीक करना है। सोच समझ के पढ़िए आप लोग। थैंक यू वेरी मच।